वेलकम टू बिजनेस स्मोकर। मेरा नाम अभिषेक है और आज की बिजनेस न्यूज में हम बात करेंगे वेदांता की, और एक कंपनी है जिसका आईपीओ आने वाला है उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ वर्ल्ड में क्या चल रहा है, क्रूड ऑयल की प्राइसेस कैसे जा रही हैं, इन सभी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। और साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या हो रहा है, कितने रेलवेज बन रहे हैं, बॉर्डर पे क्या हो रहा है, हर एक चीज जानेंगे आज के बिजनेस न्यूज में। सबसे पहली न्यूज है एलआईसी की। एलआईसी के ऊपर यूएसटीआर ने अनफेयर एडवांटेज का आरोप लगाया था। अब उस आरोप के उत्तर में एलआईसी ने उनको जवाब दिया है कि ये सब सिर्फ मनगढ़ंत बातें हैं। एलआईसी को जो सफलता मिली है उसका रीजन सिर्फ और सिर्फ पॉलिसी होल्डर्स का ट्रस्ट, उनकी अच्छी सर्विस क्वालिटी और एलआईसी की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है। और एलआईसी ने तो व्यंग भी मारा यूएसटीआर के ऊपर। एलआईसी ने कहा कि आपको अपना पर्सपेक्टिव सही रखना चाहिए और बैलेंस भी रखना चाहिए। अब एलआईसी ने हालांकि ये भी बताया कि एलआईसी IRDAI और सेबी के रूल्स के तहत ही रेगुलेटेड है और किसी भी तरह का कोई स्पेशल ट्रीटमेंट का फायदा एलआईसी को नहीं मिलता है। अब अगर आपको ये न्यूज नहीं समझ में आई है तो शायद मैं 2 पॉइंट्स बताऊंगा, फिर आपको ये पूरी न्यूज समझ में आ जाएगी। सबसे पहला बात तो मैं ये बताऊंगा कि यूएसटीआर है क्या, दूसरा उनका आरोप क्या था एलआईसी के ऊपर। बेसिकली यूएसटीआर का फुल फॉर्म है यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स। ये अमेरिका की एक फेडरल एजेंसी है जो दूसरे देशों के साथ ट्रेड और कॉमर्स को हैंडल करती है। अब यूएसटीआर का काम होता है कि अमेरिका के बिजनेस इंटरेस्ट को ग्लोबली प्रोटेक्ट करे और ट्रेड एग्रीमेंट्स भी बनाए, और उसके साथ अगर किसी भी देश में, चाहे वो इंडिया हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, जापान हो, अगर उस देश में यूएस कंपनीज को किसी भी तरीके से नुकसान हो रहा है या फिर यूएस की कंपनीज को कोई अनफेयर ट्रीटमेंट मिल रहा है तो वो कंपनी रिपोर्ट देती है। अब ये जो पूरा माजरा है वो ये है कि यूएसटीआर रिपोर्ट ने ये कहा कि एलआईसी को गवर्नमेंट गारंटी मिलती है, इसलिए उनको एक अनफेयर एडवांटेज मिलता है। गवर्नमेंट गारंटी मतलब आपको पता है ना कि अगर एलआईसी कोई भी चीज उल्टी सीधी करती है तो गवर्नमेंट का एलआईसी को बैक है। तो इससे क्या होता है, ज्यादातर लोग एलआईसी पे ज्यादा ट्रस्ट करते हैं एज कंपेयर टू प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज। वैसे देखा जाए तो बात कुछ सही भी है, क्योंकि ज्यादातर लोग एलआईसी पे सिर्फ और सिर्फ इसीलिए ट्रस्ट करते हैं क्योंकि एलआईसी एक गवर्नमेंट कंपनी है। कभी भी कुछ भी गलत होता है एलआईसी में तो हमेशा लोगों को पता रहता है कि गवर्नमेंट हमें बचा लेगी, और यही रीजन चल रहा है यूएसटीआर का। देखते हैं चीजें कैसे आगे जाती हैं। जो भी होगा मैं न्यूज में कवर करूंगा, आप हमें सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे हिट कर दीजिए। वैसे अगर मैं आपको एक ऑप्शन दूं कि आप एक प्राइवेट कंपनी से अपनी पॉलिसी लो और एलआईसी से लो, तो फिर आप किससे लेना पसंद करोगे? अगली न्यूज हर एक भारतीय के लिए बहुत ही गर्व की बात है और इससे बहुत सारे रेलवे से रिलेटेड सेक्टर के बिजनेसेस को फायदा हो सकता है। क्या हुआ है कि कैबिनेट ने 18,658 करोड़ रुपीस के 4 रेलवे प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं, और जो सबसे खास बात है वो ये है कि 6,839 करोड़ रुपीस के बॉर्डर विलेजेस डेवलपमेंट प्लान को अप्रूवल भी दिया गया। यानी कि वो सारे विलेजेस जो इंडिया के बॉर्डर्स पे हैं उनके डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट पैसा खर्च करने वाली है, ताकि जितने भी बॉर्डर के गांव हैं या फिर जो स्टेट्स आते हैं उन सबको बहुत ज्यादा फायदा हो। जैसे कि ये जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है और रेलवे वाला जो पूरा सीन है वो अरुणाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि जम्मू कश्मीर पाकिस्तान से टच है, लद्दाख, आसाम, गुजरात, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और पंजाब जैसे स्टेट्स के सेंसिटिव बॉर्डर विलेजेस में ये सारे डेवलपमेंट होंगे। अब इन डेवलपमेंट से क्या होगा कि जो टेरर अटैक्स हैं वो कम होंगे, साथ ही साथ जो इंडियन फोर्सेस है वो तेजी से बॉर्डर की तरफ रुक कर सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है कि जो गांव बहुत पिछड़े होते हैं, जहां पे डेवलपमेंट नहीं होती है, कोई रोजगार का साधन नहीं होता है, तो लोग उस गांव से शिफ्ट होकर शहर आते हैं ताकि वहां पे अपने वो रोजी रोटी और पैसे कमा सकें। तो अगर जो बॉर्डर की गांव हैं वहां से लोग शिफ्ट होते जाएंगे तो एरिया कम होता जाएगा, तो उसको ऑक्यूपाई करना बहुत ही इजी हो जाता है। ऐसा लोग कहते हैं ना कि चाइना ने कुछ इंडिया का पार्ट ऑक्यूपाई किया हुआ है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, तो कुछ पार्ट पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई किया हुआ है। तो ये सारी चीजें नहीं होंगी अगर उन गांवों में आबादी बहुत ज्यादा होगी, वहां पे डेवलपमेंट होगा। और उसका एक और फायदा है, जब इंडियन गवर्नमेंट सुविधा देती है किसी भी बॉर्डर रिलेटेड स्टेट में या फिर गांव में, तो फिर क्या होता है कि ऑटोमेटिकली वो अपनी कंट्री के साथ जुड़ता है। जैसे आपने देखा होगा कश्मीर में अक्सर ऐसे नारे लगते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद, तो ये सारी चीजें रुक जाती हैं अगर वहां पे इंडियन गवर्नमेंट बहुत ज्यादा दखल दे, वहां पे डेवलपमेंट करे। और ये सारी चीजें, हालांकि मैं पॉलिटिक्स और इन सब पे नहीं जाऊंगा कि आर्टिकल 370 हट गया, ये हो गया, वो हो गया। मेरा बिजनेस चैनल है, मैं बिजनेस न्यूज लाता हूं, तो अगर आपको डेली बिजनेस न्यूज चाहिए तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।
सकते हो। अब मैं चलता हूँ अगले बिजनेस न्यूज की तरफ, लेकिन एक चीज जो मैं बताना भूल गया, ये जो वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम है जिसमें बॉर्डर के गाँव में इंफ्रास्ट्रक्चर तो डेवलप किया जाएगा, लेकिन कुछ और भी चीजें हैं जो गवर्नमेंट के साथ मिल करके उन गाँवों में इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो डेवलपमेंट होगी, जैसे कि स्मार्ट क्लासेस लगेंगी, टूरिज्म को और ज्यादा बढ़ाया जाएगा, वहां पे जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की जाएंगी। तो काफी अच्छी चीज है और ये जो पूरा प्लान है वो 2025 से 2029 तक चलेगा। अगली बिजनेस न्यूज है IEX की। IEX यानी कि इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। लेकिन इस न्यूज पे जाने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ शॉर्ट में सिर्फ कि आखिर IEX है क्या और ये करती क्या है, तब आपको वो बिजनेस न्यूज समझ में आएगी, वरना आप थोड़ा कंफ्यूज भी हो सकते हो अगर आपको इस कंपनी के बारे में नहीं पता है तो। देखिए, IEX एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है जहां पर इलेक्ट्रिसिटी और रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट्स का बाइंग और सेलिंग होता है। आप ऐसा समझ लो, ये बिल्कुल स्टॉक एक्सचेंज जैसा ही है, जहां पे आप स्टॉक्स का बाइंग और सेलिंग करते हो, ठीक वैसे ही यहाँ पर भी वही चीज होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे एनर्जी का ट्रेडिंग होता है, यानी कि बिजली का, और REC का यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट्स का। अब न्यूज ये है कि FY25 में IEX ने 121 बिलियन यूनिट्स इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड किया, जो पिछले साल के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। अगर मैं कंपैरेटिवली आपको बताऊं परसेंटेज में, तो ये 19% ज्यादा है पिछले साल के कंपैरिजन में। और ऐसा बताया भी जा रहा है कि मार्च 2025 में जो रिकॉर्ड हुआ है वो 11,215 मिलियन यूनिट्स ट्रेडिंग का जो रिकॉर्ड है वो हुआ है। और अगर मैं ये परसेंटेज में बताऊं तो ये 29% का ग्रोथ है। लेकिन एक चीज और, आप थोड़ा कंफ्यूज मत होना, जो मैंने पहले 19% का ग्रोथ बताया था वो मैंने पूरा फाइनेंशियल ईयर का बताया था, यानी कि अप्रैल 2024 से मार्च 2025 तक का जो टोटल ग्रोथ है ट्रेडिंग वॉल्यूम का वो 19% है। और ये जो 29% है वो सिर्फ मार्च 2025 महीने का है, यानी कि पिछले मार्च 2024 में जितना ग्रोथ देखा गया था, जितने यूनिट वॉल्यूम्स ट्रेड हुई थी, और इस महीने के मार्च 2025 में जितना ट्रेडिंग हुआ था, उन दोनों के ग्रोथ का जो कंपैरिजन है वो मैंने बताया कि वो 29% का ग्रोथ है। और IEX की अगर मैं एक चीज बताऊं तो ये जो मैंने आपको डेटा दिया वो इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड का था। IEX की जो रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेशंस की ट्रेड है वो भी डबल होकर के 178 लाख ट्रेड हो गई। तो काफी यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है कि इस कंपनी ने काफी अच्छा अपना वॉल्यूम क्रिएट किया हुआ है। और वैसे ही कोई भी बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपना एनालिसिस जरूर करना। और आप मुझे कमेंट में बताओ, क्या आपको ये चीज पता था कि IEX एनर्जी की ट्रेडिंग करती है और साथ ही साथ रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट की भी ट्रेडिंग करती है? और अगर आपने इसमें इन्वेस्ट किया है तो आप हमें बताओ कि आपको टोटल अब तक कितना प्रॉफिट हो चुका है, कितने % का आपका पोर्टफोलियो IEX ने ग्रो किया है। अगली बिजनेस न्यूज है AWL एग्री बिजनेसेस की, और इसको पहले अडानी विल्मार के नाम से भी जाना जाता था। तो इस कंपनी ने जनवरी से मार्च क्वार्टर में 7% की वॉल्यूम ग्रोथ दिखाई है और Q4 में इनका रेवेन्यू भी 36% बढ़ गया। और अगर मैं पूरे फाइनेंशियल ईयर की बात करूं तो FY25 में 10% का ग्रोथ हुआ, जिसमें एडिबल ऑयल्स 10% ग्रोथ हुआ और FMCG में जो फूड FMCG का सेगमेंट है इनका, उसमें 28% का ग्रोथ हुआ इन्हें। और रूरल एरियाज में भी काफी ज्यादा डिमांड देखी गई इस कंपनी की। और मैं आपको बताऊं, इसने 50,000 टाउन्स तक अपना नेटवर्क भी बढ़ा दिया है। तो काफी अच्छी ग्रोथ चल रही है, देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है। वहीं पे अगर मैं क्विक कॉमर्स की सेल्स की बात करूं तो क्विक कॉमर्स सेल्स में इनको 100% से ज्यादा की ग्रोथ मिली है। वहीं पे साउथ इंडिया में ब्रांडेड ऑयल और फूड सेल्स 25% से ग्रो हुआ। वहीं पे अल्टरनेटिव चैनल जैसे कि मॉडर्न ट्रेड, ई कॉमर्स और क्विक कॉमर्स से 3,600 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया AWL बिजनेस ने। अगली बिजनेस न्यूज है क्रूड ऑयल से रिलेटेड, और ये बिजनेस न्यूज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप फाइनेंशियल सेक्टर में हो तो मैं आपको ये बता दूं, क्रूड ऑयल के अराउंड पूरे दुनिया की इकोनॉमी घूमती रहती है। अब ऐसा क्यों है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, लेकिन इसका आंसर वैसे मैंने ऑलरेडी अपने पहले की वीडियोस में दे रखा है। ऊपर कमेंट सेक्शन में मैंने वो लिंक भी दिया हुआ है, पेंट सेक्टर वर्सेस IT सेक्टर वाले जो वीडियो है उसमें। हालांकि ये आपका आज का क्वेश्चन भी है कि क्रूड ऑयल क्यों पूरी दुनिया की इकोनॉमी को कंट्रोल करता है कई बार। इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में देना। अब मैं आपको लेकर के चलता हूँ बिजनेस न्यूज की तरफ। क्रूड ऑयल का जो प्राइस है वो 8% से गिरकर 2021 के बाद के लोएस्ट लेवल पर पहुंच गया। वहीं पे ब्रेंट $64.62 और WTI $61.05 पर बैरल हो गया है। अब ये ब्रेंट और WTI क्या है मैं आपको वो भी बता देता हूँ। देखिए क्या होता है कि ब्रेंट और
WTI ये दोनों क्रूड ऑयल के बेंचमार्क हैं। यानी कि आप ऐसा भी कह सकते हो कि क्रूड ऑयल के दो टाइप्स के बेंचमार्क होते हैं, एक ब्रेंट और दूसरा WTI। तो जो ब्रेंट क्रूड होता है ये नॉर्थ सी का ऑयल है, ओके, और जो आपका WTI होता है ये अमेरिका का ऑयल है, स्पेशली टेक्सास से निकलता है ये ऑयल। तो ये दोनों चीज है। अब जो इस पे सबसे अलग चीज ये आ रही है, ऐसा क्योंकि लोग कह रहे हैं कि अब ये क्रूड ऑयल में प्राइसेस का चेंज हो गया है तो इससे प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन जो एक और चीज है, चाइना और यूएस के बीच में जो ट्रेड वॉर का सिग्नल भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि चाइना ने यूएस के खिलाफ 34% के नए टैरिफ्स लगा दिए हैं। साथ ही अगर मैं आपको ओपेक की बात करूं तो ओपेक ने मई से ऑयल प्रोडक्शन बढ़ाने का प्लान बनाया है। अब इन सब वजहों से जो ये चाइना यूएस का टैरिफ है, ऑयल प्राइस का जो गिरावट है, इन सभी वजहों से ग्लोबल मार्केट और कमोडिटी प्राइसेस काफी ज्यादा गिर गए हैं। यहाँ तक कि गोल्डमैन सैक्स ने भी दिसंबर 2025 के ऑयल प्राइस टारगेट्स $5 से कम कर दिए हैं। अगली न्यूज है साई इन्फिनियम के आने वाले आईपीओ के बारे में, लेकिन मैं आपको ये बता दूं सबसे पहले कि ये कंपनी करती क्या है। ये कंपनी MS बिलेट्स और TMT बार्स बनाती है। साथ ही में ये कंपनी शिप रिसाइकलिंग या फिर आप कह लो शिप ब्रेकिंग, इसमें भी वो काम करती है। और इसके जो सारे ऑपरेशंस है वो गुजरात में, तो आपको पता है गुजरात में पोर्ट भी है, और इस कंपनी का काम रियल एस्टेट में भी है। तो इस कंपनी ने यानी कि साई इन्फिनियम ने सेबी के पास आईपीओ के लिए ड्राफ्ट पेपर्स फाइल कर दिए हैं, और ये जो आईपीओ है ये पूरी तरह से फ्रेश इशू होगा, जिसमें 1.96 करोड़ न्यू शेयर्स आएंगे, और ये कोई भी ऑफर फॉर सेल नहीं लेकर के आ रहे हैं। और ये जो पैसे जितने भी ये लोग रेस करेंगे उससे कंपनी क्या करने वाली है मैं आपको वो भी बता देता हूँ। सबसे पहले तो ये 130 करोड़ के हाइब्रिड पावर प्लांट्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे, यानी कि वो खरीदेंगे। साथ ही 65 करोड़ रुपीस का रोलिंग मिल्स में ये इन्वेस्टमेंट करेंगे। उसके बाद 19 करोड़ रुपीस कार्गो वेसल्स खरीदने में लगाएंगे। अगली बिजनेस न्यूज है वेदांता की। वेदांता ने Q4 FY25 में एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन ओर और स्टील प्रोडक्शन में काफी ग्रोथ दिखाई है। हालांकि एल्यूमिनियम का आउटपुट सिर्फ 1% बढ़ा और बढ़कर 6.03 लाख टन हुआ, लेकिन वेदांता की जो दो यूनिट्स थी, जिंक इंडिया और जिंक इंटरनेशनल, इसमें 4% का आउटपुट ग्रोथ मिला और जिंक इंटरनेशनल में 52% का आउटपुट मिला। तो जिंक इंडिया 4%, जिंक इंटरनेशनल 52%। कॉपर कैथोड की बात करें तो कॉपर कैथोड का प्रोडक्शन 41% और आयरन ओर 22% से ऊपर गया। वहीं पे स्टील आउटपुट भी 4% बढ़ा, लेकिन ऑयल एंड गैस सेगमेंट में डेली प्रोडक्शन 18% गिरकर 96,200 BOPE रहा। BOPE मतलब कि बैरल ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट पर डे। अब मैंने कल के न्यूज में एक क्वेश्चन पूछा था कि दुनिया का कौन सा ऐसा देश है जो सबसे ज्यादा सेमीकंडक्टर बनाता है, तो वो है नंबर 1 पे ताइवान, जिसकी कंपनी है TSMC, एक कंपनी का नाम है। दूसरा है साउथ कोरिया, तीसरा चाइना, चौथा USA और पांचवा जापान। और इसी के साथ आज की बिजनेस न्यूज यहीं पे खत्म होती है। इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और हमें सपोर्ट करते रहिए। अब लेता हूं मैं आपसे अलविदा। कल फिर से हम लोग इसी टाइम पे एक नई बिजनेस न्यूज के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। प्लीज आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा।